आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ा चुके हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद हम जो है मुगल साम्राज्य शुरू किए थे और मुगल साम्राज्य में हम आप लोगों को बताए थे किस प्रकार से बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से सिकंदर लोदी को पराजित करके बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया। उसके बाद बाबर की जो है मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद बाबर के जो है पुत्र हुमायूं के द्वारा 1530 ईस्वी में अपने शासन को संचालित किया जाता है। इस प्रकार से 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक हुमायूं के द्वारा शासन किया जाता है। उसके बाद 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित करके सूर्य वंश की स्थापना मतलब जो है द्वितीय अफगान वंश की स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से जो है भारत में दिल्ली पर जो है द्वितीय अफगान वंश का शासन जो है स्थापित शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित करके किया जाता है। उसके बाद शेर शाह सूरी के द्वारा 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक शासन किया जाता है और उसके बाद 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शेर शाह सूरी की जो है उत्तराधिकारियों के द्वारा 1555 ईस्वी तक शासन किया जाता है। 1555 में सरहिंद के युद्ध के माध्यम से हुमायूं एक बार पुनः भारत पे मुगल साम्राज्य की स्थापना 1555 ईस्वी में करता है, लेकिन उसका अचानक जो है 1555 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और उसका जो है बेटा अगला बादशाह होता है जिसका नाम अकबर होता है। तो अकबर से संबंधित हम जो है ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए थे कि अकबर किस प्रकार से अकबर जो है भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यानी पूरे भारत में लगभग सभी क्षेत्रों पर मुगल आधिपत्य को स्थापित अकबर के समय में किया गया था और अकबर के द्वारा जब पूरे साम्राज्य को जो है मतलब अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया गया था, तो उसके पीछे जो है बहुत सारे ऐसी नीतियां थी जिसके अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जिसमें राजपूताना नीति एक प्रमुख नीति था अकबर का, जिसके माध्यम से वह राजपूताना क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य के अधीन ले आने में सफलता प्राप्त की थी। जैसे जो राजपूताना नीति क्या था, दमन एवं समझौता, यानी यदि कोई राज्य समझौते के माध्यम से मुगल स्थापत्य को जो है स्वीकार कर लेता है तो उसे जो है पूरा स्वतंत्रता मिलती है अपने शासन को संचालित करने में। लेकिन यदि कोई राजपूताना क्षेत्र जो है अकबर का या फिर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य नहीं स्वीकार करता है तो उससे जो है डायरेक्ट अकबर जो है उससे युद्ध करते थे और युद्ध के माध्यम से उस क्षेत्र को मुगल साम्राज्य के अधीन लाते थे। इस प्रकार से राजपूताना नीति और जो है धार्मिक नीति भी अकबर का बहुत सफल रहा, बहुत सक्सेस रहा, जिसके माध्यम से वो आपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसके पहले वाले क्लास में हम ये सब आप लोगों को पढ़ाए हैं और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जो कि हमारा क्लास 20 है। तो क्लास मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्लास 20 में हम डिस्कस करेंगे अकबर के शासन काल की प्रमुख घटनाएं, चूंकि हम आप लोगों को जो है पूरा जो है अकबर से संबंधित हम पूरा डिटेल आप लोगों को जो है पिछले वाले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो है अकबर के शासन काल के प्रमुख कौन कौन घटनाएं हुए हैं, यानी हम उन्हें सीक्वेंस वाइज एक सीरीज में हम एक सीक्वेंस से आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार कब जो है दास प्रथा को खत्म किया गया था, कब जो है तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया गया था, जजिया कर को कब खत्म किया। तो एक सीक्वेंस से हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे जिससे आप लोगों को जो है पढ़ने और याद करने में आसानी हो। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसके पहले वाले क्लास को देखिए, तभी जो है आप लोगों को यह क्लास अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे प्रत्येक हमारे क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से पहुंचता रहे। तो चलिए हम आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अकबर के शासन काल का प्रमुख घटनाएं, पहला जो मुख्य घटना था
हुआ था 1556 ईस्वी में, जब अकबर अपने आप को जो है बादशाह के रूप में घोषित किया था और अकबर के जो है राजाभिषेक किया गया था। तो उस समय 1556 ईस्वी में अकबर का जो उम्र था, जो एज था, वह केवल 13 साल था। तो 13 साल का एक बालक बादशाह के रूप में अपने आप को स्थापित करता है और उस समय बैरम खां के संरक्षण में अपने शासन को संचालित करता है। लेकिन 1559 ईस्वी में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से 1560 से लेकर के 1564 ईस्वी तक पर्दा शासन, यानी कि इस समय 1560 से लेकर के 1564 ईस्वी तक पर्दा शासन, इसी को पेटीकोट सरकार कहते हैं। यानी इसमें पेटीकोट सरकार का पूरा जो है वर्चस्व था, यानी पर्दा शासन का बहुत बोलबाला था। तो इसका जो संचालन कौन करता था? अकबर की धाय माँ। अकबर जब छोटा था, जब उसका बचपना था, तो उसका जो है पालन पोषण महम अनगा के द्वारा अकबर का पालन पोषण उनके जो है जन्म के समय के बाद जो है किया गया था। इसलिए महम अनगा जो है अकबर जब जो है बादशाह अपने आप को घोषित किया, तो उस समय 1560 से लेकर के 1564 तक जो है महम अनगा के द्वारा शासन को संचालित किया गया था। यानी इनका जो है इनका अधिकार शासन के प्रति बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि अकबर इनको बहुत मानते थे। इनको जो है माँ का दर्जा, यानी एक माता का दर्जा दिए थे। इसलिए महम अनगा के द्वारा महम अनगा एवं इनके पुत्र आदम खां और महम अनगा के पुत्री जीजी अनगा, तो जीजी अनगा, आदम खां और महम अनगा, ये तीनों मिल करके पर्दा शासन के तहत अपने शासन को मुगल साम्राज्य में चलाते थे। तो 4 साल तक पूरा जो है वर्चस्व महम अनगा और उनके पुत्र एवं पुत्रियों के द्वारा मुगल साम्राज्य को चलाया जाता था। इसीलिए इसको जो है पर्दा शासन और पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता था। क्योंकि इस समय जो है अकबर जो बादशाह तो था, लेकिन उसका जो है आदेश बहुत ज्यादा नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि महम अनगा का बहुत सम्मान करता था वह अकबर, इसलिए जो भी महम अनगा कहती थी, इनके अनुसार जो है शासन चलाया जाता था। लेकिन आगे चल के 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार को जो समाप्त कर दिया गया और पूरा जो है शासन व्यवस्था अकबर अपने हाथ में लेकर के शासन को संचालित करने लगा। ओके, नेक्स्ट है 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था। कौन? अकबर के द्वारा। तो अकबर जब जो है अपने आप को बादशाह घोषित किया, तो उसके पहले जो है दास प्रथा का प्रचलन बहुत ज्यादा था। ठीक है, जो है दासों का निर्यात किया जाता था, आयात किया जाता था और दास की जनसंख्या ज्यादा थी। लेकिन जब जो है अकबर जो है जब अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित किया भारत में, तो उस समय दास प्रथा को जो है समाप्त किया था। क्यों? इसके पीछे उद्देश्य था केवल जो है मुगल साम्राज्य को एक अस्थायित्व प्रदान करना, यानी लोगों के बीच में यह विश्वास बनाना कि हम जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा न दे करके सभी धर्मों को जो है समान संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो इसी के उद्देश्य से अपने साम्राज्य विस्तार एवं साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से दास प्रथा को जो है समाप्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट था तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया। तो तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य था जो हिंदू समाज के लोग थे उनको जो है खुश रखना, प्रसन्न रखना। और जब हिंदू समाज के लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार में आसानी होगा। तो इसी उद्देश्य से अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त किया गया और यह जो है सर्वप्रथम प्रयाग एवं बनारस और अन्य तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की घोषणा 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। ओके, इसी प्रकार से 1564 ईस्वी में जजिया कर लगाया जाता था। यानी जब अकबर जो है जजिया कर को देखा कि जजिया कर केवल जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, तो यह अकबर के लिए एक अन्यायपूर्ण लगा, क्योंकि
जो कर मुस्लिम और हिंदुओं को जो विभाजित करे, तो इस प्रकार के जो है कर को जो है अकबर के लिए समाप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में उस समय हिंदू जनसंख्या अधिक थी। तो हिंदुओं को जो है प्रसन्न करने और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसको लेकर के अकबर हमेशा जो है चौकन्ना रहता था, हमेशा हिंदू समाज को प्रसन्न करने का कोशिश करता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। इसी को लेकर के उसका जो पहला 1564 में निर्णय था वह था जजिया कर को समाप्त करना। तो जजिया कर क्या है? यह गैर मुस्लिमों यानी कि जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्हीं से जो है जजिया कर लिया जाता था, लेकिन अकबर के द्वारा इसको 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना गुजरात विजय के बाद अकबर के द्वारा 1561 ईस्वी में किया जाता है। तो ये जो है हम आप लोगों को एक सीक्वेंस से बता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कब किया गया, तीर्थ यात्रा कर की घोषणा यानी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की घोषणा अकबर के द्वारा कब किया गया था, और जो है जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा किस सन में किया गया था। तो इत्यादि क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है, और आने वाले पीसीएस के एग्जाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, तो उन सब एग्जामों में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट है 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया। ओके, तो इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। तो इबादत खाने का निर्माण यानी इबादत खाना क्या था? इबादत खाना था कि पहले जो है इसमें मुस्लिम से संबंधित, मुस्लिम जो धर्म था, मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई भी वाद विवाद का प्रश्न यदि उठता था तो इस इबादत खाने में उस प्रश्न को ला करके यहाँ पे जो है उस प्रश्न को सॉल्व किया जाता था जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड था। लेकिन आगे चल करके 1578 ईस्वी में इसी इबादत खाने को एक धर्म संसद के रूप में बना दिया गया। धर्म संसद बनाने का उद्देश्य अकबर का था कि भारत में जो भी धर्म उस समय मौजूद थे समाज में, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मुस्लिम धर्म, इन सभी धर्मों से लेकर के कोई भी समस्या, यदि कोई भी समस्या धार्मिक समस्या हो, धर्म से लेकर के कोई प्रश्न उठता है तो उन प्रश्नों का सलूशन, उस प्रश्नों का जो है हल इस इबादत खाने में किया जाता था। तो 1575 में इबादत खाने का जो स्थापना किया गया था, तो उस समय केवल मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई भी समस्या सॉल्व किया जाता था, हल किया जाता था। लेकिन 1578 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसे धर्म संसद बना दिया गया और सभी धर्मों के लिए यहाँ पे जो है कोई भी समस्या धर्म से रिलेटेड हो तो वह प्रश्न इस इबादत खाने में रखा जाता था और अकबर स्वयं उस धर्म से संबंधित प्रश्नों का हल स्वयं करता था अकबर। ओके, तो 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और इसे धर्म संसद बना दिया गया। यानी धर्म संसद का अर्थ है कि सभी धर्मों को, सभी धर्म से रिलेटेड कोई भी वाद विवाद या कोई भी प्रश्न उठे तो उन सभी प्रश्नों को इस इबादत खाने में हल किया जाता था। ओके, इसी प्रकार से 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा किया। ओके, तो मजहरनामा की घोषणा कब किया था? 1579 यानी 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा किया और मजहरनामा की घोषणा के बाद जो है वह स्वयं कोई भी समस्या जो धर्म से रिलेटेड हो तो उन सभी जो है उन सभी धर्म से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो उसका निर्णय देने का अधिकार स्वयं जो है अकबर अपने हाथों में ले लिया। ओके, तो मजहरनामा की घोषणा का क्या उद्देश्य था? इसका यही उद्देश्य था कि अकबर कोई भी धर्म से संबंधित कोई निर्णय देना हो, कोई निर्णय देना हो तो उन निर्णय को जो है देने का अधिकार जो था वह पहले जो उलेमा रहते थे, मुस्लिम समाज के उलेमा, उनको अधिकार था। लेकिन अकबर के द्वारा मजहरनामा की घोषणा करने के बाद कोई भी निर्णय देना हो तो वह निर्णय जो है अकबर के द्वारा दिया जाता था। यानी अपने हाथों में सभी निर्णय जो धर्म से रिलेटेड थे उनको जो है अपने हाथों में ले लिया। किसके द्वारा? मजहरनामा की घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट है
1582 ईस्वी में तौहीद इलाही की घोषणा किया। तौहीद इलाही, तौहीद इलाही एक धर्म था जिसका जो घोषणा अकबर के द्वारा किया गया था। तौहीद इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। और यह जो है तौहीद इलाही एक धर्म था जिसको जो है यदि कोई इस धर्म को मान लेता था तो उसे जो है अल्लाह अकबर बोलना पड़ता था। अल्लाह अकबर जो है बोलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो है ये तौहीद इलाही को कोई व्यक्ति अपना लेता है, इस धर्म को मान लेता है, तो उसे हमेशा अल्लाह अकबर कहना पड़ता था। ये जो है 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से 1583 ईस्वी में कुछ निश्चित दिनों पर पशु को मारने की जो प्रथा चलती थी, यानी कि रोज डेली पहले मारा जाता था पशु को जो वध किया जाता था। लेकिन अकबर के द्वारा यह आदेश दिया गया कि हफ्ते में कुछ दिन जो है पशु वध नहीं किया जाएगा, जैसे मंगलवार, शनिवार इत्यादि दिनों में पशु को जो है मारा नहीं जाएगा। ऐसा जो है 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा घोषणा किया गया था। इसी प्रकार से 1582 ईस्वी में टोडरमल के द्वारा दसाला प्रणाली एक कर व्यवस्था थी जो टोडरमल के द्वारा 1582 ईस्वी में लागू किया गया था। 1573 से लेकर 1574 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ किया गया। मनसबदारी प्रथा गुजरात विजय के बाद 1573 से 1574 ईस्वी के आसपास इस मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। यह जो मनसबदारी जो व्यवस्था थी, इसका जो है सुझाव अब्बास सईद के द्वारा दिया गया था। अब्बास सईद के द्वारा अकबर को यह सुझाव दिया गया था मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था का सुझाव अब्बास सईद के द्वारा दिया गया था, जिसे अकबर के द्वारा 1573 और 1574 के आसपास इसको मुगल साम्राज्य में लागू कर दिया गया था। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं अकबर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और जो इम्पोर्टेंट घटनाएं अकबर के समय में हुई थी, उनको हम क्रमबद्ध ढंग से आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब अगला क्लास जो है हम जहांगीर से संबंधित आप लोगों को पढ़ाएंगे।